जय नारायण स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर अगेन। मैं आपको उसका नेम नहीं बताऊंगी, बट आप एक वीडियो देखिए जिसके थ्रू आप समझिए कि क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस वीडियो, देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। जय नारायण स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे अपने न्यू चैप्टर की, जिसे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसे एक छोटी सी चीज़ से कनेक्ट करना चाहती हूँ। आप सभी ने देखा है रॉकेट होता है, उस रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होके अल्टीमेट एक बहुत ही छोटा सा उसका पार्ट जाके फिट होता है और वो वहाँ से हमें सारी इमेजेस देता है। इसी तरीके से हम आज जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसी का यूज़ करते हुए हम उस टॉपिक पे आएंगे। अभी प्रीवियस जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि सपोज 2x - 5 = 3, तो व्हाट इट इज एन इक्वेशन। हमने ये सीखा था कि एक इक्वेशन है। और इक्वेशन किससे बनती है? इक्वेशंस बनती है एक्सप्रेशन से। तो जब हम इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये जाना था कि जब भी कभी किसी एक्सप्रेशन के इक्वल हम किसी वैल्यू को रख देते हैं तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब हम जानेंगे कि इक्वेशन के वो पार्ट जिसमें कि वेरिएबल और कांस्टेंट हो, वो पार्ट नहीं जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो,
वो पार्ट जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स दिस इज आवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब आप अपने चैप्टर का नाम जान गए होंगे। हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक रॉकेट होता है, ऐसी हमारे लिए ये इक्वेशन एक रॉकेट है और ये जब जैसे ही लॉन्च हुई तो ये अपने पार्ट में एक में डिवाइड हुई जिसे हम एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, जो हमारा आज का चैप्टर की स्टार्टिंग है। सो दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन फर्दर डिवाइड होता है जैसे वो रॉकेट डिवाइड हो रहा था। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे नेक्स्ट स्टेप पे बनते हैं टर्म्स। अब यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? तो हमेशा याद रखिए कि मैथ्स में 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जब भी कभी इस तरीके की वैल्यूज दी हो तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में वो मिंगल होते हैं और सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में वो सेपरेट होते हैं। तो आपको भी यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 और x, यहाँ 2 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है और ये दोनों मिलके 2x बना रहे हैं जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? ये हमारे एक टर्म है। तो फर्स्ट इज 2x और क्योंकि ये -5 है ये अपने साइन के साथ ये टर्म उतरेगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है फैक्टर्स। सो फर्दर ये जो हमारे टर्म्स होते हैं वो फैक्टर्स में डिवाइड होते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे देखें तो 2 फैक्टर हैं, 2 और x। यहां देखें तो कुछ नहीं, सिंगल नंबर है इसलिए -5। तो इस तरीके से इक्वेशन, एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स मीन सबसे बड़ा रॉकेट, फिर वो लॉन्च हुआ और वो लास्टली पार्ट्स में डिवाइड हुआ और इसके बाद वो ब्रेक नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, हम उसके बारे में जानेंगे कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि ऐसे एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनते हैं, जैसे 2x - 4। तो यहाँ पे आप यदि देखिए तो 3 चीजें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मिलती हैं। पहली चीज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जो भी A to Z अल्फाबेट्स होंगे उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, जैसे यहाँ पे x है। दूसरी चीज आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो भी नंबर्स हो, वो फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, डेसिमल्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 and -4, क्योंकि 4 अपने साइन के साथ। तीसरी चीज आती है ऑपरेशन। तो मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी का पेट कट कर रहे हैं। ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये 3 चीजें होती हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन। इनसे मिलके बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने के बाद अब हम जो नेक्स्ट चीज जानेंगे कि सपोज ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको मैं 2x² y -4 लिखती हूँ। तो ये एक्सप्रेशन फर्दर डिवाइड होता है, अभी हम लोगों ने सीखा था टर्म्स में। तो टर्म्स में जब हम डिवाइड करते हैं, हमें यदि जानना है कि यहाँ कितने टर्म हैं इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हमेशा याद रखिएगा जिन भी नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होगा वो टर्म्स अलग नहीं होंगे।
लेकिन जैसे ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया वो टर्म्स अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 2x² और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो ये एक पूरा टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया। और 4 और इस पूरे टर्म के बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो एक टर्म हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से दो टर्म्स हमने इस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई और डिवाइड से मिक्स होते हैं, और जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो अलग होते हैं। इसको आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि मैंने लिखा है a⁴ डिवाइडेड बाय a⁴ डिवाइडेड बाय 5, तो हम इसे क्या लिखेंगे a⁴/5। अब ये हमारा कितना टर्म है, सिंगल टर्म। आप इसे ये नहीं कह सकते एक टर्म ये हो गया मैम, एक टर्म ये हो गया, जबकि ये दिख दो रहे हैं, लेकिन डिवीजन के केस में जब आप इसको लिखेंगे अपॉन में तो ये अब भी एक टर्म है और अभी भी एक ही टर्म है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से टर्म्स ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन से वो अलग होते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स की, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें हमने इसी पे बात की थी कि फैक्टर्स, तो हम इसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमें ये क्वेश्चन दिया था हमने इसको पहले तो टर्म्स में डिवाइड किया, तो टर्म हो गया 2x² और दूसरा टर्म हो गया -4। फर्दर हमने इसको डिवाइड किया फैक्टर्स में। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है किसी एक टर्म को ऐसे ब्रेक कर देना कि उससे ज्यादा उसके कोई भी टुकड़े ना किए जा सके। जैसे 2 को हम कुछ ब्रेक कर सकते हैं, 2 ही रहेगा, जो नंबर है वो वही रहेगा। -2 लिखा होता तो हम -2 लिखते। x² को ब्रेक करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएंगे, और y को ब्रेक करेंगे तो ये y हो जाएगा। -4 अपने आप में एक कंप्लीट इंटीजर है, वो ब्रेक हो नहीं सकता, तो वो हमारा एज इट इज एक फैक्टर बन गया। तो टोटल फैक्टर्स आर दीज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसी को हम जब मैथ्स में इस तरीके से शो करते हैं तो हम इसे जानते हैं फैक्टर ट्री के नाम से। फैक्टर ट्री में सबसे ऊपर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं टर्म से, और टर्म को नेक्स्ट फर्दर डिवाइड करते हैं फैक्टर से, और यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है, जिसे मैंने आपको एक रॉकेट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, सपोज हमने कोफिशिएंट का मतलब होता है कि मैंने एक टर्म लिया, सपोज -10x²y/z, और मैंने इसमें कहा कि मुझे z का कोफिशिएंट चाहिए, तो जिसका कोफिशिएंट चाहिए उसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ z, तो z हटा दिया तो बचा कौन, -10x²y। सिमिलरली मैं आपसे पूछ सकती हूँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो आप कहेंगे x तो यहाँ है नहीं, 2x है यहाँ तो मैम, तो आपके पास 2 है ना, एक छोड़ दीजिए, -10xyz। सपोज मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ -10, तो आपने कहा x²yz। लेकिन प्रॉब्लम है कि मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ -1। आप कहेंगे मैम 1 तो है नहीं, और कुछ बच्चे जो थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं ये 1 है तो -1 हो गया, 0x²yz मीन्स रैंडम कुछ भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई मैथ्स नहीं है। -1 का यदि कोफिशिएंट निकालना है तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है और सबसे मल्टीप्लाई होता है। 2 1 2, 3 1 3, तो यहाँ पे भी 1 है जो दिख नहीं रहा लेकिन है।
तो उस केस में आप ध्यान देंगे कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस साइन खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बचेगा कौन, 10x² y/z। लेकिन यही है, जब मैं आपसे पूछूंगी कोफिशिएंट ऑफ 1 तो आप कहेंगे अगेन 1 नहीं दिख रहा, तो मैं कहूंगी कि 1 सबका फैक्टर होता है। तो अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, बाकी का पूरा हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट्स निकालते हैं। समटाइम्स आपसे लिटरल कोफिशिएंट पूछता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो अब ये क्या होता है, जैसे मैंने एक ये टर्म लिया -+3xy -2xy, ठीक, मैंने ऐसे ले लिए टर्म्स। अब उसने मुझसे बोला कि यहाँ पे x² yz का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस भी वेरिएबल की न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके साथ जो नंबर लगा हुआ है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x² yz हमारा हो जाएगा -10। तो ये इस तरीके से हम कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब ये लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या है, आपने लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस तो पढ़े हैं, उसी तरह लाइक और अनलाइक टर्म्स भी होते हैं। ऐसे टर्म्स जिनके की वेरिएबल सेम हो और कांस्टेंट अलग हो, उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे मैंने 2 टर्म लिए, लाइक एंड अनलाइक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने 2 टर्म लिए, एक लिया 2x² y, दूसरा लिया -4x y²। मैंने कहा लाइक है कि अनलाइक, तो आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पार्ट को देखना है। यहाँ 2x है और 1y है, यहाँ 1x है और 2y है, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, तो ये कैसे टर्म्स हो गए, अनलाइक टर्म्स। सपोज मैंने ले लिया 19 -14, दोनों ही नंबर्स हैं और उस केस में ये हमारे क्या होंगे, लाइक टर्म्स। मतलब नंबर्स के केस में फिर आपको ये ध्यान नहीं देना है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये लाइक टर्म्स है। अब नेक्स्ट जहां पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि सपोज आपको उसने दिया 221xyz³ और दूसरी तरफ उसने लिखा 36z³xy। अब ये बताना है कि ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। रैंडमली आप एक बार देखेंगे तो कहेंगे अनलाइक टर्म्स है, क्यों, क्योंकि जो इसके वेरिएबल पार्ट है वो सेम होने चाहिए। लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको बहुत माइन्यूटली देखना है कि x यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, y यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, z यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। भले ही ऑर्डर चेंज है लेकिन ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स होने की सिर्फ इतनी पहचान है कि जो वेरिएबल पार्ट होगा वो बिल्कुल हूबहू होना चाहिए, भले ही उसके जो ऑर्डर्स हो वो इधर उधर शिफ्टेड हो। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं?
यदि हम मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में जाने तो मोनो का मतलब होता है एक, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन और पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे। तो मोनोमियल का मतलब जहां पे भी एक्सप्रेशन में एक टर्म होगा तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे, जहां पे भी दो टर्म होंगे उसे हम बायनोमियल बोलेंगे, जहां पे भी तीन टर्म होंगे उसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, और जहां पे भी एक या एक से अधिक टर्म्स होंगे उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आपके लिए डाउटफुल सिचुएशन थोड़ी पॉलिनोमियल ही है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक सिचुएशन ली -2x²y, दिस इज आवर मोनोमियल। अब सपोज मैंने इसमें क्या किया, +4 कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बायनोमियल हो गया, क्योंकि दो टर्म हो गए। मान लीजिए मैंने इसमें 3y कर दिया, तो ये कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, तो ट्राइनोमियल हो गया। उसके बाद पॉलिनोमियल की यदि बात करें तो पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा कि सपोज मैंने यहाँ पे इसी में टर्म में कर दिया +2x, तो यहाँ 4 टर्म हो गए, तो ये पॉलिनोमियल के केस में आ गया। लेकिन ये मोनोमियल नहीं हो सकता, बायनोमियल नहीं हो सकता, ट्राइनोमियल नहीं हो सकता। कोई भी चीज मोनोमियल कब होगी, जब एक टर्म हो, बायनोमियल कब होगी, जब दो टर्म हो, ट्राइनोमियल कब होगी, जब 3 टर्म हो, और 3 से ज्यादा है तो वो पॉलिनोमियल है। लेकिन जितने भी मोनोमियल, जितने भी बायनोमियल, जितने भी ट्राइनोमियल हैं, वो भी पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। ये बात जो लास्ट लाइन मैंने बोली वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जैसे ही एक्सप्रेशन में एक टर्म देखेंगे तो आप फटाक से कह देंगे मोनोमियल, दो टर्म देखेंगे कहेंगे बायनोमियल है, 3 देखेंगे तो कहेंगे ट्राइनोमियल है, 3 से ज्यादा देखते कह देंगे वो एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन समटाइम्स जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे और सपोज उसने इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा या उसने ये एक्सप्रेशन लिखा और उसने एमसीक्यू में 2 ऑप्शन दिए, पहला दिया बायनोमियल, दूसरा दिया पॉलिनोमियल और तीसरा दिया बोथ, तो आप उस केस में आंसर बोथ लगा के आएंगे, क्योंकि जितने भी मोनोमियल होते हैं, जितने भी बायनोमियल, जितने भी ट्राइनोमियल, वो सारे पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन 3 से ज्यादा के जितने भी होंगे वो आपके पॉलिनोमियल। तो इसीलिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कही जाती है कि 1 और मोर देन 1 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल सब आ जाते हैं। तो हम इसको इन शॉर्ट कहें तो मोनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बायनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल को सिर्फ पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन में पढ़ाई, ये आपको हेल्प करेंगी आगे की एक्सरसाइजेस को करने में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय नारायण।